हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद गुरु में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने हैं उसका नाम है नोड जेएस आर्किटेक्चर। तो आप आज हम देखेंगे कि नोड जेएस आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे है हम इसके अंदर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली नोड जेएस आर्किटेक्चर में हमारे पास कुछ चीज़ें अलग अलग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने डायग्राम बनाया है। तो पहले हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसके आर्किटेक्चर भी साथ साथ हम इसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है तो नोड, ये जो पूरा ब्लॉक है यहाँ पर पूरा ब्लॉक नोड जेएस आर्किटेक्चर है, यानी नोड के अंदर जो भी चीजें हैं वो तब है। इसमें यहाँ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि इवेंट क्यू होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी बाहर से इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है वो सब अपने इस टैग में रखता जाता है। इवेंट लूप हमेशा रनेबल होता है, मतलब ये क्या होता है, ये जो हमारी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे कैसे प्रोसेस करना इवेंट लूप की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हमारे पास एक थ्रेड पूल होता है, जो कि आप उसमें की थ्रेड पूल के अंदर हमारे पास वर्कर्स होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए हम असाइन करते हैं, और जो भी डेटाबेस कैलकुलेशन होती है वो सब हमारी इसके थ्रू की जाती है। अब कैसे हम इसे देखेंगे, तो यहाँ एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है वो हमारे पास दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, एक होती है ब्लॉकिंग, एक होती है नॉन ब्लॉकिंग। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ब्लॉकिंग का मतलब है कि जो चीज मेरे फंक्शन को या मेरे पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दे वो एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। और नॉन ब्लॉकिंग वो है जिसमें कि मेरा अपना काम भी होता रहे और मेन एग्जीक्यूशन जो मेन थ्रेड है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके काम क्या था, जब भी कभी हमारे पास इनकम रिक्वेस्ट आती है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी कुछ रिक्वेस्ट है एबीसी, मैंने कुछ इनकमिंग रिक्वेस्ट है इवेंट क्यू में डाली है। ठीक है, तो इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप को भेजता है ये रिक्वेस्ट, और इवेंट लूप डिटेक्ट करता है कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट है वो नॉन ब्लॉकिंग है या ब्लॉकिंग है। तो नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को हम एक और नाम दे सकते हैं एसिंक्रोनस, और ब्लॉकिंग को हम सिंक्रोनस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनका डिफरेंट नाम ले सकता है। नॉन ब्लॉकिंग को हम एसिंक्रोनस टास्क कहते हैं या एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कह सकते हैं, और ब्लॉकिंग को एक सिंपल सिंक्रोनस रिक्वेस्ट कहता है। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब कि आपको पता होगा एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगी कैसा, हम एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। तो अब बात आती है कि ये जो दोनों टास्क होते हैं जो कि हमारी होते हैं नॉन ब्लॉकिंग या ब्लॉकिंग टास्क में, तो नोड जेएस इसे कैसे हैंडल करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि नोड जेएस जो होते हैं सिंगल थ्रेडेड मॉडल होता है। ठीक है, मतलब सिंगल थ्रेड पे काम करती है, उसमें कोई भी जो भी करंट रिक्वेस्ट है वो पॉपुलेट होती है। ठीक है, पर लेकिन उन रिक्वेस्ट का अगर जिसमें मुझे कुछ टाइम लगता है तो वो कैसे हैंडल होता है नोड जेएस में, आज वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट लूप में क्या होता है, इवेंट लूप के अंदर एक थ्रेड मॉड्यूल होता है। पहले तो इवेंट लूप ये चेक करता है जो मेरी इवेंट क्यू में जो टास्क आ रही है वो क्या ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, नॉन ब्लॉकिंग है। अगर नॉन ब्लॉकिंग है फिर तो इवेंट लूप उसे डायरेक्टली अपने एंड पे एक्सेस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देता है। अगर वो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, मतलब कि जिससे कि मेरी एप्लीकेशन ब्लॉक हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी उस रिक्वेस्ट नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को उठा के थ्रेड पूल में पास कर देता है। तो थ्रेड पूल भी एक तरह से इवेंट क्यू की तरह स्टैक होता है जिसमें कि हमारी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट रखी जाती है। उसमें क्या होता है, जो भी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होती है उसमें हम एक पर्टिकुलर वर्कर असाइन कर देता है उस पर्टिकुलर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को। तो वर्कर का क्या काम होता है, तो वो वर्कर का ये काम होता है कि जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है उसे प्रोसेस करे, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसमें क्या होता है, तो वो हमें इवेंट लूप को बताए कि ये मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, और फिर इवेंट लूप अपने एंड पे इसे प्रोसेस करके क्लाइंट को रिटर्न कर देता। तो ये तो हुआ ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसमें थर्ड पूल में क्या होता है, मैक्सिमम आपके 4 वर्कर होते हैं। अगर 4 से ज़्यादा आगे तो आपकी लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आपके क्योंकि तो अगर आप देखोगे कि आपके पास 4 है तो मैक्सिमम आप कहाँ तक ले जा सकते हो, आप इसे मैक्सिमम ले जा सकते हो 1024 आपके थ्रेड बन सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट 4 थ्रेड ही होते हैं, ये भी हम देखेंगे। मैं भी आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं अपने सिस्टम पे कि हमारे करंट सिस्टम पे कितने सीपीयू या वो है, वो हम देख सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है, तो ये पूरा इवेंट क्यू होता है। तो यहाँ से मैं एक बार और रिकैप दिखा देता हूँ कि पहले का तो इनकम रिक्वेस्ट आती है, इवेंट क्यू में जाती है, और भी इवेंट लूप चेक करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉकिंग है नॉन ब्लॉकिंग है। अगर वो रिक्वेस्ट नॉन ब्लॉकिंग है तो इवेंट लूप अपने एंड पे प्रोसेस करके उसे रिस्पॉन्स भेज देता क्लाइंट को, और अगर वो ब्लॉकिंग है तो वो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट जो जाती है थ्रेड पूल में चली जाती है स्टैक में, और फिर वहां से उसे एक वर्कर असाइन कर दिया जाता है। और फिर वो वर्कर जब वो टास्क कंप्लीट होते हैं तो वर्कर वापस वो जो रिस्पॉन्स होता है इवेंट लूप को भेजता है, वो वापस उसे क्लाइंट को भेज देता है। अब एक क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है
ये मैंने एक एग्जांपल तो लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी और वो इवेंट क्यू में जाएगी। इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि आपका रनेबल होता है, हमेशा चलता रहता है और चेक करता रहता है कि कोई भी रिक्वेस्ट, और देखता है इवेंट क्यू में कि हमारी कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है। अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो वो उसे अपने हिसाब से हैंडल करता है और चेक करता है कि ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग, और नॉन ब्लॉकिंग फिर तो वो अपने हिसाब से उसे प्रोसेस कर देता है। यदि एक तीनों फिर वो इसे प्रोसेस करता है, नहीं है तो फिर वो थ्रेड पूल में उसे वर्कर आसान करके वो तब कैलकुलेशन अपने बेस पे करके उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट को भेज देता है। ठीक है, तो ये तो था जो बेसिक आर्किटेक्चर था नोड जेएस का। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल करते हैं, अब देखेंगे ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए और यहाँ मैं 2 टास्क क्रिएट करूंगा और देखेंगे कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक सिंपल टीएक्सटी फाइल बनाऊंगा, टास्क डॉट टीएक्सटी। ठीक है, और ये सिंपल टास्क है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैं टेक्स्ट की एंट्री करूंगा। 5 मेरी यहाँ टास्क होंगी, 5 4 3। ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है मेरी, इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। और मैं अपनी एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा मैं टास्क डॉट जीएस। ठीक है, तो टास्क डॉट जीएस दिया, तो इसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे कि ब्लॉकिंग कैसे काम करता है। तो ब्लॉकिंग के लिए क्या करूँगा मैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने फाइल सिस्टम लिया है, तो फाइल सिस्टम पे काम करेंगे कैसे। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट एफएस लूंगा, फाइल की एफएस लूंगा, और हमेशा की तरह जैसे हम रिक्वायर मॉड्यूल यूज करेंगे क्योंकि हम मॉड्यूल का ये काम यूज कर रहे हैं, तो मैं ले लूंगा ऐसे एफएस। ठीक है, सेव करूँगा और ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट मैं लिखने वाला हूँ। तो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है, तो मैं लिखूंगा पहले कंट्रोल डॉट लॉग 1। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ और कैसे जब आपको आउटपुट मिलेगा तो उसमें इसका क्या रोल होगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने कंट्रोल P4 ये मैंने कर दिया, और एक मैं और ले लेता हूँ 5। ठीक है, और इसके बीच में मैं एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट लूंगा। तो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट के लिखने के लिए रीड फाइल सिंक नाम का एक फंक्शन होता है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, एफ डॉट, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड फाइल सिंक। ठीक है, इसके अंदर मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा। क्या नाम है मेरी फाइल का, वो है आपका टास्क डॉट टी एक्स टी फाइल। ठीक है, और मैं किस फॉर्मेट में यूटीएफ इनकोडिंग है 80 पर। ठीक है, और सेव करूँगा और इसे लॉक करूँगा उसके रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। ठीक है, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपका जो भी ये फंक्शन है जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो उसके बाद ये आपका आउटपुट रन नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक सिंपल ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कैसे काम करती है, देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा नोड और टास्क डॉट जीएस। ठीक है, जैसे मैंने एंटर करा तो आप देखोगे तो मेरा यहाँ लॉग 1 हुआ। उसके बाद जैसे मैंने एफ एस डॉट फाइल रीड जो कि एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट थी, उस टाइम के लिए वो ब्लॉक कर दिया उस एप्लीकेशन के पूरे रनिंग, पूरी मेरी जो एग्जीक्यूशन था वो स्टॉप कर दिया। उसके बाद ये देख सकते हैं 1 है, 1 के बाद मेरी जो फाइल को रीड किया, उसके बाद 2 3 4 5 आपको डिस्प्ले हुआ। तो ये क्या है, ये एक तरह का जो एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट आई है वो ब्लॉक कर देती है आपके पूरे मेन एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड को, और जब तक कि वो उसका रिजल्ट नहीं, आउटपुट नहीं आता या रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट था, तो इसी को मैं एक नॉन ब्लॉकिंग में बदल देता हूँ। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कैसे होती है। तो मैं नॉन ब्लॉकिंग में इसे कैसे करूँगा, तो नॉन ब्लॉकिंग में मैं क्या करूँगा इसे, क्योंकि ये ए सिंक है तो मैं क्या करूँगा, रीड फाइल सिंक लूंगा जो, और टास्क में पास ऑन करूंगा, और इसे UTF-8, उसमें हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि एरर और रिजल्ट आप लिख सकते हैं, ये ओपन होगा। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स ना आगे कट करूंगा और मैं इसे पास ऑन कर दूंगा और रिजल्ट। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक ये जो रिक्वेस्ट है नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। अब इस केस में देखते हैं हमें ये क्या आउटपुट मिला है। पहले हमें पहले ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट में 1 मिला, उसका जो हमारा पहले ही टास्क कंप्लीट हुआ, 2 हुआ। अब देखते हैं नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है जो हमने यहाँ लिखी है वो कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से नोड टास्क डॉट जेएस रन करूँगा। तो अब आप देखोगे कि इसने 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद बीच में ये एग्जीक्यूशन था, ये एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ, या और ये इतने क्या किया, इसे ये तीनों टास्क है क्योंकि ये
क्योंकि ये मेरी लूप में कॉल बैक था, तो जब तक कॉल बैक पूरा नहीं तो ये बैकग्राउंड में चलती रही मेरी टास्क। उसके बाद उसके पहले इसने 2 3 4 5 आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 को रन करा। उसके बाद मेरी जो ये मुझे रिस्पॉन्स मिल गया इस पर्टिकुलर नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट का, तो इसने मेरी उस टास्क को डिस्प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कैसे Node.js में काम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और तो आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, Node.js के खुद के जो पूरे 5 Node.js पे आर्किटेक्चर होता है। पहला क्या होता है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो ब्लॉकिंग हो चाहे वो नॉन ब्लॉकिंग हो, डिपेंड करता है कि टास्क में जो हमारा यूजर परफॉर्म करना चाहता है उस एप्लीकेशन में। तो Node.js सर्वर क्या कहता है, तो Node सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट से, ठीक है, प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स कर देता है वापस। और इसमें क्या होता है, इसमें इवेंट क्यू होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था हमारे उसमें कि ये एक इवेंट क्यू होता है। इवेंट क्यू Node.js में क्या करता है, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसे स्टोर करता है और फिर पास कर देता है एक बाय एक करके इसमें इवेंट लूप में, ठीक है। तो इवेंट लूप क्या करता है, चेक करता है कि भाई जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसे चेक करेगा। अगर उसमें कोई आपकी ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग है, अगर नॉन ब्लॉकिंग है तो वो अपने एंड पे से रिस्पॉन्ड कर देता है क्लाइंट को। अगर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है तो थ्रेड पूल में असाइन करता है। तो थ्रेड पूल के अंदर बहुत सारे थ्रेड बने होते हैं जो कि इंडिविजुअल टास्क होल्ड कर सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट को। तो जब इवेंट लूप चलता रहता है इनडेफिनेटली, तो प्रोसेस करता रहता है, और जब भी उसे बाहर से जो थ्रेड पूल की जो रिक्वेस्ट जो हमने उसे लगता है जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है, तो वापस वो थ्रेड पूल को पास ऑन कर देता है उसका रिस्पॉन्स, और थ्रेड पूल उसे क्लाइंट को रिस्पॉन्स में पास ऑन कर देता है। तो ये एक पूरा आर्किटेक्चर था Node.js एप्लीकेशन का, और मैंने यहाँ आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाया। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा कि कैसे हम Node.js आर्किटेक्चर कैसे काम करता हो। आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसकी Node.js डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ आप इसे देख सकते हैं, जो Node.js ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, Node.js.org जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ जाके इसमें क्या है ना, Node.js लर्न, आप इसमें स्लैश करके लर्न जा सकते हैं और वहाँ ऐसे इवेंट इसके आर्किटेक्चर को पढ़ सकते हैं। Node.js आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्रोफाइलिंग, सिक्योर प्रैक्टिस, फ्लो कंट्रोल, एसिंक्रोनस, ठीक है। तो ये कैसे इसमें मेनू चलता है, मॉड्यूल्स, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप इनमें और कैसे इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें इवेंट लूप भी होगा, ठीक है। ये देखिए आपका इवेंट लूप कैसे काम करता है, तो सब इसने इवेंट लूप में ऑलरेडी बताया है कि कैसे हमारा इवेंट लूप Node.js में नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये ऐसे नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, नॉन ब्लॉकिंग को। तो ये आपका, आप ऐसे कर सकते हो सर, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑपरेशन, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन कैसे ये परफॉर्म करता है, पेज पे कैसे कॉल बैक्स यूज होता है। तो आप, अगर आप इसे और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप ये सर इसे चेक कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन से, ताकि आपकी नॉलेज में और भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।